Hello everyone, this is Shrejal and I welcome you all to my channel The Commerce Binge. मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी because I had my CA final examinations and now I would like to share a very good news with you. That is that I cleared as a chartered accountant in this attempt. So now I'll be following my passion, that is being a teacher, and मैं आपके साथ रहूँगी इस पूरी जर्नी में ऑफ योर क्लास 11 एंड क्लास 12. ठीक है, सो आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का NCERT से, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, बेसिकली वो प्रोसेस क्या है, एंड पहले के ज़माने में अकाउंटिंग का क्या मतलब होता था, एंड आज के टाइम में वो कितना इवॉल्व हो चुका है, एंड उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं. सो बेसिकली ये वो चीज़ें जो हम पढ़ेंगे आज. अब एक मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि अकाउंटिंग को पहले किस तरीके से देखा जाता था एंड आज के टाइम में उसकी क्या रेलेवेंस. पहले अकाउंटिंग वाज मोर ऑफ लाइक एक सिंपली हिसाब रखना चीज़ों का, क्या चीज़ मेरे पास आई, क्या चीज़ मेरे पास से चली गई, अब कितना बचा, सिर्फ उतना ही रेलेवेंस रहता था अकाउंटिंग का. बट धीरे धीरे ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से हम बहुत ही एडवांस्ड अकाउंटिंग पर आ चुके हैं. उसकी मदद से हम बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं अपनी बिजनेस के लिए. ओके, जैसे सपोज करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा. HUL का नाम सबने सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. ठीक है, अब इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डव शैम्पू के बारे में आपने सुना होगा, या फिर पेप्सोडेंट के बारे में आपने सुना होगा, या फिर क्लिनिक प्लस. ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं. ओके, अब बात करते हैं कि मान लीजिए पेप्सोडेंट के बारे में सोच रहा है HUL, एंड वो सोचना चाह रहा है कि अगर टूथपेस्ट मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं तो क्या अभी भी मुझे आई शुड कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग पेप्सोडेंट, या फिर अब मुझे नुकसान होने लगा है उसे प्रोड्यूस करने से, ये सोच रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या हेल्प करेगा उसकी, अकाउंटिंग हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे कि पेप्सोडेंट को सेल करने से हमारे पास कितने पैसे आए, तो सेल्स रिकॉर्ड करी होगी, और उसे बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आई वो रिकॉर्ड किया होगा. ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगी कि इससे मेरा फ़ायदा कितना हुआ, और इससे मुझे पता चलेगा क्या मुझे पेप्सोडेंट को बनाते रहना कंटिन्यू करना चाहिए, और आई शुड स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट. ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है. ऐसे ही और बहुत तरीक़ों से अकाउंटिंग किसी भी कंपनी की हेल्प कर सकता है. ठीक, वी जस्ट टुक एन एग्जाम्पल नाउ. अब आ जाते हैं हिस्ट्री एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पे, क्योंकि अकाउंटिंग की एक रिच हिस्ट्री रही है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे 10 मिनट में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, नाउ अकाउंटिंग की जो हिस्ट्री है दैट डेट्स बैक टू द टाइम्स ऑफ ऋग्वेद. वैसे तो यू माइट बी शॉक्ड टू नो कि जो अकाउंटिंग है उसका हिस्ट्री इजिप्ट, बेबीलोनिया एंड रोम वगैरह में भी पाया जाता है, बट आज हम लोग इंडिया के बारे में ही बात करेंगे. ओके, सो मैंने क्या बताया कि ऋग्वेद के टाइम्स में भी कुछ ऐसे वर्ड्स पाए जाते हैं उसमें जिसमें पता चलता है कि ट्रेड, कॉमर्स, अकाउंटिंग, इन सब का कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंस रहा करता था पहले भी. वो वर्ड्स हैं जैसे कि शुल्क, शुल्क मतलब प्राइस होता है, वाणिज्य, वाणिज्य मतलब मर्चेंट, और या फिर क्रय, क्रय आपने सुना होगा, क्रय विक्रय, दैट इज परचेज एंड सेल. तो इन वर्ड से पता चलता है कि पहले के टाइम में भी ट्रेड एंड कॉमर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता था. ठीक है, एंड हेंस अकाउंटिंग भी होती रही होगी जरूर. सो ऋग्वेद के बारे में मैंने बताया. आफ्टर दैट हम और बहुत टाइम आगे आते हैं उससे कि जब राजा होते थे पुराने ज़माने में, जो किंगडम्स होते थे उनके बड़े बड़े, वहाँ पर भी हिसाब मेंटेन करके रखा जाता था कई चीज़ों का, जैसे कि हमने कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, एंड हमने लोगों से कितने टैक्सेस कलेक्ट कर लिए, हम कितना अपना अनाज जो है वो बेच पाए मार्केट में. इन सब चीज़ों को मिला जुला कर रिकॉर्ड किया जाता था. कहाँ रिकॉर्ड करते थे, इस टाइप की लॉन्ग रेड नोटबुक्स में रिकॉर्ड किया जाता था. लेजर अकाउंट्स, इसमें सबके अकाउंट्स बनाए जाते थे, हर चीज़ का हिसाब रखा जाता था. ठीक है, और इसको बोला जाता था बही खाता. ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हुआ करता था पहले. हाउएवर ये सारा मैनुअल सिस्टम था, सारा कुछ हाथ से लिखित करना पड़ता था. बट आज के टाइम में क्या हो गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं हम उस टाइम से ना. इसी से इंस्पायर होके आज की डेट में जब बजट प्रेजेंट किया जाता है, जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको भी बही खाता कहते हैं. आपने शायद कभी न्यूज़ में देखा होगा, जब
बजट प्रेजेंट होता है फरवरी मंथ में, तो इसी टाइप के रेड क्लॉथ में उसको लपेट करके लाया जाता है, ठीक है। तो इनफैक्ट पहले तो ये भी ऑन पेपर हुआ करता था, बट अब 2021 से निर्मला सीतारमण जी ने इसको भी थोड़ा सा चेंज किया एंड इसमें टैबलेट होता है। अब इस कपड़े में डिजिटलाइजेशन के चलते उससे इंस्पायर होके अब पेपरलेस वर्क को प्रमोट करने के लिए टैबलेट पर बजट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। दिस वाज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। तो ये भी कंप्लीट होता है एंड अब आगे थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ये किंगडम्स वाले टाइम से जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इन्होंने अपने जो है थोड़े से वेस्टर्न जो मेथड्स थे अकाउंटिंग के उनको मिक्स किया हमारे मेथड्स के साथ में और काइंड ऑफ इसको फॉर्मलाइज किया। हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम था थोड़ा सा उसको और फॉर्मलाइज किया। तो ब्रिटिशर्स के चलते भी हमारा अकाउंटिंग सिस्टम थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। उसके बाद फाइनली 1949 में जब आईसीआई को एस्टैब्लिश किया गया तो फिर हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम था उसको और थोड़ा एक प्रोफेशनल मोड़ दिया गया एंड उसके लिए जॉब्स भी क्रिएट हुए, प्रोफेशनल जॉब्स, फॉर्मल इसको और बनाया गया, ठीक है। इस सिस्टम को धीरे धीरे मैनुअल अकाउंटिंग से खींचकर हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके गए एंड आज की डेट में अकाउंटिंग जो है वो कहीं पर भी मैनुअली बहुत बहुत कम हो चुकी है एंड मोस्टली बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं बड़े बड़े अकाउंटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एंड आप इन अ क्लिक कुछ भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं उस पर जो भी फंक्शंस आप चाहते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है आज के टाइम में उस टाइम से पहले से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक थोड़ी सी हिस्ट्री जानी, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इसका मतलब क्या होता है, अब इस पर आ जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया इसको हिंदी में लेखा शास्त्र बोला जाता है, बट अब हम लोग इसकी थोड़ा सा डिटेल में मीनिंग समझेंगे। यहाँ पर कुछ 4 स्टेप्स दिए गए हैं अकाउंटिंग के लिए और अकाउंटिंग को इन्हीं 4 स्टेप्स में किया जाता है। ये इससे आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है ना। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आइडेंटिफाई करना। अकाउंटिंग करने का मतलब क्या है कि हिसाब रखना है मुझे, सिंपल मतलब अभी के लिए आप यही समझ लीजिए, हिसाब रखना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ का हिसाब रखना है आखिर। तो मेरा एक बिजनेस है सपोज करिए, ओके। नाउ यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स। किस चीज़ का हिसाब रखा जाता है? सबसे पहले हिसाब रखते हैं हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। अच्छा, सब तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है? 2 लोगों के बीच में, 2 पार्टीज के बीच में, 2 कंपनीज के बीच में अगर कोई भी ऐसा इवेंट है जिसमें मनी का लेन देन हो रहा है तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। पैसे का लेन देन हो रहा है इसमें। और बिजनेस मतलब वो मेरे बिजनेस में हुआ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई पर्सनल थिंग्स, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पैसे का लेन देन हो रहा है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। प्लस मतलब यहाँ पर आप एंड मान लीजिए इसको। दूसरी चीज क्या देखनी है कि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि मैं उसे मॉनेटरी टर्म्स में समझ सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तभी हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग के काबिल मानेंगे कि इसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो अब समझते हैं इसको। सपोज करिए कि कोई ट्रांजैक्शन है, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ऑन अ रैंडम डे अपने बच्चे की फीस पेमेंट करी। अब ये बताइए क्या ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं, ये तो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, मेरा अपना ट्रांजैक्शन है। डज इट हैव टू डू एनीथिंग विद द बिजनेस? नो। तो इसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए बिकॉज पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक। अच्छा, अब मान लेते हैं कि मेरा जो बिजनेस है मैंने उसमें एक सीईओ को अपॉइंट किया, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था ये मेरी कंपनी के लिए, एक सीईओ अपॉइंट होना। इट इज़ अ बिग इवेंट, ठीक है। क्या मुझे इसे रिकॉर्ड करना चाहिए? इट इज़ अ बिग इवेंट, इट रिलेट्स टू माई बिजनेस, बट कैन आई मेजर इट इन मॉनेटरी टर्म्स? अपॉइंटमेंट को मैं मेजर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, ठीक है। मैं क्या मेजर कर सकती हूँ? मैं जब उसे सैलरी दूंगी ना वो मैं मेजर कर सकती हूँ, उसको मैं पैसों में नाप सकती हूँ, तोल सकती हूँ। कैसे? मान लीजिए कि मैंने उससे वादा किया कि मैं आपको 2 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी दूंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे 12 मंथ्स में मैं उसको कितनी सैलरी दे दूंगी? 24 लाख।
ना इसका हिसाब मैं लगा सकती हूँ, इसका हिसाब मुझे लगाना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्लस मैं इसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर भी कर सकती हूँ। तो ये दोनों चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिफिकेशन करने में कि किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है और किसको नहीं करना। ठीक, अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। ये भी आपको समझ आ गया होगा, मेजरमेंट, कि जब मैंने बोला कि मैं इस चीज़ को मेजर कर सकती हूँ तो मैं मेजर कर लूँगी। क्वांटिफिकेशन करना मतलब उसे एक क्वांटिटी देना, यानी कि 24 लाख जो क्वांटिटी मैंने उसे दी है अब ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन को। ठीक, ये भी समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। अब जब 24 लाख पता चल ही चुका है तो मैं इसे ऑब्वियसली रिकॉर्ड भी कर लूँगी कहीं पे, बिकॉज मेरे बिजनेस में जो है वो पूरे साल भर में इसी तरीके के लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। कई चीज़ें मैं खरीदूंगी, बेचूंगी, मेरे साथ में लोग काम करेंगे, उन्हें मैं सैलरी दूंगी, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो उन सबको रिकॉर्ड करना है हमें, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, राइट? सो यू हैव टू कीप रिकॉर्डिंग इट। उसके बाद अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये सारा कुछ रिकॉर्ड करके हमें करना क्या है अल्टीमेटली इस इंफॉर्मेशन का। इसे हमें करना है कम्युनिकेट। लास्ट स्टेप में किसको कम्युनिकेट करना है, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी क्यों है, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। किसके साथ? इंटरेस्टेड यूजर्स के साथ। ठीक, इंटरेस्टेड यूजर्स कौन है अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा कि इंटरेस्टेड यूजर्स के बारे में कौन कौन होते हैं ये। बट अभी आपको इतना तो समझ में आया होगा कि इसका मीनिंग क्या है एंड व्हाट आर द 4 स्टेप्स जिससे कि हम अकाउंटिंग करते हैं। चलिए, इंटरेस्टेड यूजर्स हम यहाँ से समझते हैं कि ये लोग कौन होते हैं। सबसे पहले नंबर पे होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं थोड़ा सा समझते हैं। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट होता है जहाँ पर वेजिटेबल्स मिलती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। कंपनी के शेयर्स मिलने का मतलब क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं बेसिकली, ऐसा मान लीजिए जैसे कि ये है रिलायंस कंपनी। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड द राइटिंग, ओके। ये रिलायंस कंपनी है एंड ये है इसकी पूरी हिस्सेदारी मान लीजिए। ठीक, ये इसकी पूरे कंपनी में ऐसे 100 हिस्सों में ये बटा है। ठीक है, इसमें है 100 शेयर्स, इसका मतलब जो कंपनी की पूरी हिस्सेदारी है 100 शेयर्स में बटी हुई है, 100 भागों में बटी हुई है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मैंने कुछ पैसे लगाए और 2 शेयर्स मैंने खरीद लिए। ठीक है, इन 100 में से 2 मैंने खरीद लिए, तो 2 आउट ऑफ 100 की मालकिन मैं हो गई, यानी कि 2% की रिलायंस की मालकिन मैं हो गई। इसका मतलब कि मैंने ये 2% खरीदने के लिए मैंने क्या किया होगा, ऑब्वियसली पैसे लगाए होंगे। और पैसे लगाने के लिए मैंने क्या लॉजिक लगाया होगा, कुछ तो मैंने देखा होगा जो मैं रिलायंस में ही पैसे लगाऊं कि ठीक है, या फिर किसी और कंपनी में ना लगाकर रिलायंस में मैंने पैसे लगाए। क्या देखा होगा मैंने, ऑब्वियसली मैंने देखा होगा कि कंपनी किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है कंपनी का, कंपनी कितना आज की डेट में प्रॉफिट कमा रही है, आगे के 5-10 सालों में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इस कंपनी के, वो देखा होगा। मुझे कंपनी कितना जो है वो रिटर्न दे पाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि अगर मैं इसमें 100 रुपये लगाती हूँ तो मुझे रिटर्न में कितना दे पाएगी कंपनी, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती हैं, डोंट वरी अबाउट द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग, ये रिटर्न और सब कुछ क्या होता है, बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो आपको ऑलरेडी है उसी को लेकर चलिए। बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। इट्स जस्ट द फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेके चलिए, कॉमन सेंस वाली, कि मैं किसी कंपनी में क्या देखूंगी उसमें पैसे लगाने से पहले, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड आगे जाके उसके क्या हश्र होंगे, ये सारी चीज़ें देखते हुए ही मैं उसमें पैसे लगाऊंगी। तो इसीलिए इंटरेस्टेड यूजर्स में से सबसे पहले हैं शेयर होल्डर्स। इनको ज़रूरत है ये जानने की कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इसीलिए मैंने जो पिछले स्टेप में ये सारी चीज़ें करी थी, ये मैंने किन के लिए करी, सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स के लिए, बिकॉज दे नीड माई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक, दूसरी चीज़ हो सकती है मैनेजर। जैसे कि मैनेजर्स जो होते हैं वो सारे पूरे के पूरे साल जो है वो मेहनत करते हैं एंड कंपनी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर ही ये सारे जो है अकाउंट्स बनाए जाते हैं। मतलब कि जो प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं, सारी की सारी चीज़ें एंड ऑफ द ईयर में बनाई जाती है। तो उनके लिए भी जानना ज़रूरी है कि मैंने जो पूरे साल मेहनत करी उसका क्या रिजल्ट रहा, मैं कंपनी को फ़ायदा पहुंचा पाया या नहीं।
और अगर नहीं पहुंचा पाया तो आगे मुझे और कैसे चीज़ों को ठीक करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट कैसे लाना है, एंड प्रॉफिट हुआ है तो और ज़्यादा उसे बढ़ाना कैसे। ये सारे डिसीजन लेने के लिए भी मैनेजर्स और डायरेक्टर्स जो कंपनी में काम करते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रेडिटर्स पे। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसे लोन की ज़रूरत है, वो बैंक के पास जाता है। अब बैंक उसे जब लोन देगा तो ऑब्वियसली ये देखना चाहेगा कि फ्यूचर ईयर्स में क्या ये मेरा लोन लौटा पाएगा, क्या इसकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, कहीं ये नीरव मोदी या फिर माल्या टाइप का इंसान तो नहीं है जो कि मेरा लोन ही लौटा पाए और बस पैसे खा के बैठ जाए। ठीक, तो ये देखने के लिए भी जो बैंक्स हैं उनको आपके अकाउंट्स देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें भी चाहिए होती है, तभी वो आपको लोन सैंक्शन करेंगे। तो क्रेडिटर्स का मतलब जो है जो हमें उधार देते हैं, नॉट जस्ट बैंक्स, कोई इंसान भी हो सकता है। ठीक, फिर बात आती है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स आर मोर और लेस लाइक शेयर होल्डर्स। तो आप अभी के लिए यही समझ लीजिए, इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स आर ऑलमोस्ट द सेम पीपल। बहुत ही सटल डिफरेंस होता है विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज फॉर यू। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट पे। ना गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है ये जानना कि आपके अकाउंट्स क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कितना है, क्योंकि उसी प्रॉफिट पे तो वो टैक्स कैलकुलेट करेंगे एंड आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, राइट। तो गवर्नमेंट के लिए भी जानना ज़रूरी होता है। ऑल्सो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, जैसे एक लिमिट के ऊपर अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो आपको सोसाइटी को रिटर्न करने के लिए, मतलब जो सोसाइटी से आपने रिसोर्सेज लिए हैं एंड ऑब्वियसली कुछ अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाई हुई है, तो उससे एनवायरनमेंट का भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि सोसाइटी को आप रिटर्न करें कुछ, यानी कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। तो वो चीज़ें भी आपके प्रॉफिट के बेसिस पर ही डिसाइड होती हैं, रेवेन्यू के बेसिस पर डिसाइड होती है, कितना कमा रहे हैं उस बेसिस पे डिसाइड होती है। इसलिए भी सरकार को आपके ऊपर ये सारी चीज़ें लगाने के लिए, ना पे नज़र रखने के लिए आपके अकाउंट्स को जानना ज़रूरी होता है। ठीक, ये बातें हमें समझ में आ गई कि आखिर इंटरेस्टेड यूजर्स है कौन है वो लोग जो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब समझ में आया ना, प्रॉफिट लॉस एंड जो मेरी कंपनी की करंट फाइनेंशियल पोजीशन है, वो सब धीरे धीरे और समझ में आएगा। डू नॉट वरी, आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, चिंता करने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब क्लियर होगा। ठीक, नाउ अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया जैसे जैसे हर स्टेप में हम अकाउंटिंग करते जाते हैं, हमने ये 4 स्टेप किए, इन सभी में हमें हर स्टेप पे, एवरी स्टेप, सभी स्टेप्स पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट होती रहती है। और इस इन्फॉर्मेशन को हम किसे दे देंगे, जो मेरे इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जिन्हें कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, उनको मैं देती जाऊंगी। ठीक है, इट्स जस्ट सेज दैट, सिंपल सा स्टेटमेंट है। ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इससे बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, बट मेन 3 टाइप्स जो हमें पढ़ने हैं, सिंपली बस ऐसे ही आप याद रख लीजिएगा। सबसे पहले होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका मैं आपको एक ये दे देती हूँ निमोनिक, विच इज FCM। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यही हम अपने 11th एंड 12th में पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये क्या बोलती है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है मुझे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। मैंने आपको बताया कि सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा मुझे, हर सारे जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं मेरे, जो भी मैं मॉनिटरी वैल्यू जिनकी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, उन सबको मुझे रिकॉर्ड करना है। एंड अल्टीमेटली मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे अपने इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए। ये बस इतना ही कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वाइडर वे में यही दिया हुआ है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो फोकस होता है वो होता है कॉस्ट पता लगाने में किसी भी चीज़ की। जैसे मैंने आपको बताया था, राइट, HUL का एग्जांपल दिया था कि HUL जो है वो पेप्सोडेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब HUL जो है वो ये जानने की कोशिश करेगा कि पेप्सोडेंट में उसे कितनी कॉस्टिंग आ रही है, मतलब कितना खर्चा लग रहा है रॉ मटेरियल में या लोगों को सैलरीज देने में, ये सारी चीज़ें मिला जुलाकर कितना खर्चा आ रहा है इसको बनाने में। और जब ये खर्चा जान जाएगा तब क्या करने की कोशिश करेगा, उस खर्चे को, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेगा। कॉस्ट कम करने से क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो अपने आप से बढ़ने लगेगा। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप
अपनी सेल में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट निकल आता है। तो ऑब्वियसली अगर आप कॉस्ट को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसलिए हमारे लिए कॉस्ट अकाउंटिंग ज़रूरी होती है। एनालाइज करना सारे एक्सपेंडिचर्स को कि कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यानी कि रॉ मटेरियल मान लीजिए पहले 100 का मिलता था, आज 110 का मिल रहा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उसे कम से कम 105 पे खरीद सकूं, इफ़ नॉट ऑन 100 तो 105 पे तो खरीद सकूं, 5 रुपये तो कम हो, ठीक। यहाँ पर हम कॉस्ट जो है पता लगाते हैं और उसे कम करने की कोशिश करते हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि सीए के अलावा सीएस एंड सीएमए भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ठीक है, सीएमए, सीएस एंड सीएमए। तो जो सीएमए का ना यही काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का। बड़ी बड़ी कंपनीज में इनको हायर किया जाता है कंपनी की कॉस्ट को कम करने के लिए, ठीक है, और इनको बहुत ही अच्छी सैलरीज भी प्रोवाइड करी जाती हैं। तो इट कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन, अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप कॉमर्स में हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। नाउ फाइनली बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बिजनेस में डिसीजंस होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अकाउंटिंग जैसे एक हमने मैनेजर को हायर किया, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी जो परफॉर्मेंस रही, वो कितने क्लाइंट्स मेरे बिजनेस में लेकर आया है ना, कितनी रेवेन्यू मैंने जनरेट कर पाया मेरा बिजनेस उसके लाए हुए क्लाइंट से, ये सब कुछ असेस किया जाता है, सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। एंड उसके बेसिस पर ही हम ये डिसाइड करेंगे कि उस मैनेजर को जिसको मैंने अपॉइंट किया था उसको कुछ इंसेंटिव्स देने हैं हमें, यानी कि मतलब उसने अगर अच्छा काम किया, ठीक है, बहुत अच्छे रेवेन्यू हमें जनरेट करके दी बहुत, तो हम उसको ये अवार्ड दे सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए उसके लिए कोई ट्रिप फाइनेंस कर दी हमने, या फिर उसको कोई गिफ्ट्स प्रोवाइड कर दिए, या फिर कुछ भी मॉनेटरी बेनिफिट ही प्रोवाइड कर दिया, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। या फिर मे बी उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, वो उतने क्लाइंट जनरेट नहीं कर पाया, पैसे नहीं आए, रेवेन्यू नहीं आई हमारे पास, तो हम उसको सोच सकते हैं कि मे बी वी नीड टू रिप्लेस हिम, और मे बी हम लोग उसको और कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे कि वो क्लाइंट्स ला पाए हमारे लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए सो दैट वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट रहे। मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का बहुत लोगों को इंतज़ार रहता है, इंटरेस्टेड यूजर्स को इंतज़ार रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके लिए, बिकॉज उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो डिसीजंस ले सके। तो सबसे पहली चीज़ क्या खूबी होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, वो रिलायबल होनी चाहिए। अब समझिए कि अगर वो आपसे झूठ बोलता है या झूठ बोलती है, ठीक है, तो क्या आप कोई डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इसके साथ लाइफ लॉन्ग रहना है या नहीं रहना है? नहीं ले पाएंगे, बिकॉज वो अपना मतलब जो ट्रू कैरेक्टर है वो सामने नहीं लेकर आ रहा है, रिलायबल नहीं है, बिल्कुल भी झूठ बोलता है आपसे, तो डिपेंडेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते उसके बेसिस पे। वैसे ही इंफॉर्मेशन भी, अगर 1000 रुपये का आपको 100 रुपये दिख रही है, किसी भी मैनुअल एरर के चलते या फिर कुछ भी हुआ, 1000 रुपये का 100 दिख रहा है या 1000 का 1 लाख दिख रहा है, तो क्या आप सही डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही गलत था, द बेस वॉज रॉन्ग। सेकेंड बात है रेलेवेंस होना चाहिए, मतलब उस इंफॉर्मेशन का कुछ रेलेवेंस होना चाहिए कि सपोज मैं आज कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ किसी, ठीक, तो कंपनी में आज इन्वेस्ट करने के लिए मैं उसके एकदम करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहती हूँ, जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रॉफिट लॉस उन्होंने निकाला है वो देखना चाहती हूँ। लेकिन कंपनी मुझे क्या दिखा रही है, पिछले कि 5 साल पहले का प्रॉफिट क्या था, वो मेरे लिए रेलेवेंट है नहीं है, क्योंकि पैसे तो मुझे आज लगाने हैं, मुझे आज की करंट सिचुएशन देखनी है कंपनी की, उस बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगी पैसा लगाना। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट भी होनी चाहिए। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जो कंपनी कहना चाहती है वही मुझे समझ में आए, यानी कि यूज़र को वही चीज़ समझ में आए, ऐसा ना हो यूज़र कुछ उल्टा समझ ले। जैसे ये दोनों सेंटेंसेस देखिए आप, रुको मत जाओ और
रुको मत जाओ, ठीक है। वर्ड्स वही हैं लेकिन मतलब अलग है, रुको मत जाओ एंड रुको मत जाओ, ठीक है। तो जो कंपनी कहना चाहती है वही यूजर को समझ में आए, ये भी इंश्योर करना जरूरी होता है। तो ये कैसे किया जा सकता है? एकदम क्लियर कम्युनिकेशन करने से, ठीक है। क्लियरली कम्युनिकेट करो आप क्या कहना चाहते हो। जैसे मान लीजिए एक कंपनी में एक है परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर का काम क्या होता है कि कंपनी जो भी मैन्युफैक्चर करती है, मान लीजिए पेन्स मैन्युफैक्चर करती है, तो प्लास्टिक खरीद के लेके आना इस परचेज मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पहले मान लीजिए कि प्लास्टिक आ जाती थी 100 रुपये में, बट आज की डेट में प्लास्टिक आ रही है 110 रुपये में, और परचेज मैनेजर ने जो है यही रिपोर्ट बना के कि जो है 110 रुपये में भाई प्लास्टिक मिली है, अपने सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट पकड़ा दी। अब सीनियर मैनेजर को तो खाली ये पता है ना कि ये 110 रुपये में प्लास्टिक लेकर आई है, तो ये सोचेगा कि पहले तो 100 में मिल जाती थी। तो ये हो सकता है कि परचेज मैनेजर पर शक करे कि इसने कोशिश ही नहीं करी, या इसने कहीं बीच में पैसे मार तो नहीं लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर ये क्लियरली कम्युनिकेट कर दे इसको सीनियर मैनेजर को कि सर मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने पूरे मार्केट में XYZ सप्लायर से बात करी, बट सारे लोग इन्फ्लेशन के कारण 110 रुपये पर ही अब प्लास्टिक को सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा? सीनियर मैनेजर को एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन पता चलेगी एंड हेंस वो उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकेगा, राइट, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट फाइनल बात करते हैं कंपेरेबिलिटी की। मतलब वो इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए, दो मायनों में कंपेरेबल होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो मतलब टाइम के बेसिस पे ईयरली, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ये पता होना चाहिए अगर मैंने 2024 का प्रॉफिट निकाला है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि 2023 में कितना प्रॉफिट था। तो इससे मैं क्या कर पाऊंगी? कंपैरिजन कर पाऊंगी और देख पाऊंगी मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया या फिर कितना मैं नीचे और आ गई प्रॉफिट में। ये सब चीज़ें जब पता चलेंगी हमें तो हम इस पर इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो एक तो टाइम वाइज कंपैरिजन होना चाहिए कि 2022 का भी हो, 21 का भी हो, तो वो होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि आपस में कंपनी टू कंपनी बेसिस में भी होना चाहिए। मतलब जैसे दो कंपनीज मान लीजिए जो सेम एरिया में काम कर रही हैं, जैसे कि जियो और एयरटेल, तो जियो क्या कर सकता है? अपना कंपैरिजन एयरटेल से कर सकता है कि ये देखने के लिए कि कहीं मेरे साइड से कोई कमी तो नहीं हो रही, एयरटेल किस किस मामले में मुझसे आगे है तो मैं भी इम्प्रूव करूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखना, तो कंपनी टू कंपनी बेसिस पर भी कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप अपने आप को क्लास के टॉपर से मे भी कंपेयर करते हो कि अच्छा इसके इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, मेरे नहीं आए, क्यों नहीं आए, वो सारी डिसीजंस लेना एंड उस पर एक्शन लेना, ठीक। ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पे। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि अकाउंटिंग के जो हमने चारों स्टेप्स सीखे, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हम करते क्यों हैं, ठीक है। बस 2 मिनट में आपको ये पूरी की पूरी स्लाइड समझ में आ जाएगी, कोई टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस। सबसे पहली बात है मेंटेन करना क्या? रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्योंकि एक इंसान के लिए इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को याद रखना जो भी बिजनेस में हो रहे हैं, दैट इज बहुत ही मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर हम उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं, इसके लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है, राइट। फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट क्या आया वो भी जानना ज़रूरी है। जैसे सपोज करिए कि इंग्लिश में मेरे आए 98, मैथ्स में आ गए 90 मार्क्स आ गए, अकाउंट्स में मेरे 95 आ गए, ठीक है। तो इससे तो मुझे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पता चल रही है, लेकिन एक ओवरऑल समरी, मैंने ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया पूरे साल में, जब मैं इसका एक कुछ परसेंटेज निकालूंगी उससे मुझे पता चल जाएगा मैंने ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया और आगे कैसा परफॉर्म करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी मुझे बहुत ज़रूरी है जानना, उसके लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है। देन डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आज की डेट में कंपनी कहाँ पर स्टैंड कर रही है ना। इसका जो डिटेल है वो आपको आगे के लेक्चर्स में समझ में आएगा, बट फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आज की डेट में मेरे असेट्स कितने हैं एंड मेरी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। ईजी भाषा में समझाती हूँ। असेट्स का मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे कि मुझे फ्यूचर में पैसा रिसीव हो सकता है,
और लाइबिलिटीज मतलब जिनको मुझे पैसा पे ऑफ करना पड़ सकता है। असेट्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, इजी सा एग्जांपल, डेटर्स। डेटर्स मतलब जिन्होंने मुझसे उधार ले रखा है, तो बाद में तो वो मुझे पे ऑफ करेंगे, राइट। तो ये वो लोग हुए जिनसे मुझे पैसे मिलेंगे। और लाइबिलिटीज का एग्जांपल ले लेते हैं, इसका उल्टा क्रेडिटर्स, यानी कि जिन्हें मुझे पैसे लौटाने हैं, जिनसे कभी मैंने पैसे लिए होंगे और अब मुझे उन्हें लौटाना है, तो वो हो गए मेरे क्रेडिटर्स। तो इससे मेरे जेब से पैसा जाएगा। सो असेट्स एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन क्या है आज की डेट में, कितने असेट्स हैं एंड कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग करके, और उसी से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट हो जाएगी। ओके, टेंशन मत लीजिएगा, इसको हम बाद में बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर बात करते हैं प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। दिस इज द ईजिएस्ट। हम इसके बारे में कब से बात कर रहे हैं कि जो हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनको हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सारी की सारी, इसीलिए हम ये अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, सो फाइनली वी आर डन विद दिस लेक्चर। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो इफ यू हैव एनी अदर फीडबैक्स प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगला वीडियो होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिससे आपको आगे की अकाउंटिंग की चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आएंगी। सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।